हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो भी मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं आप लोगों के, तो इसी वजह से हम सब लोग आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आपको कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ जानकारी साझा करने के लिए आपके सामने रोज़ कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, रोज़ नई वीडियो बनाते हैं। तो आज की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं साइंस सब्जेक्ट में। क्लास 10th के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा एक ऐसा समय है कि जब उनको अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल पीक टाइम जो होता है वो इस समय चल रहा है और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो मेरी एक चैप्टर है 10th क्लास में और वो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पर कुछ छात्र, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है, तो अब हम लोग उसको आसान बना देंगे। आप सब लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ हम लोग मेटल को, ध्यान दीजिएगा, धातु, और नॉन मेटल को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। हिंदी का वर्ड है, कुछ बच्चे हिंदी में भी समझना चाहते हैं। तो जब हम लोग तत्व की बात करते हैं, जब हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं, जब फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में भी आप लोगों को पता है, लिक्विड के बारे में पता है, गैस के बारे में पता है। लेकिन जब एलिमेंट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जब हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं या एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो एलिमेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहां पर मेटल, नॉन मेटल और एक होता है हमारा मेटलॉइड्स, जो इन दोनों के बीच में रखा रहता है। इसको मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अब से पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर किसी बच्चे से ज़्यादातर पूछा जाए कि भैया मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, भौतिक जो गुण हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं और वो समझते हैं कि यही इसकी परिभाषा है। जैसे मानकर चलते हैं कि कुछ छात्र कहते हैं कि सभी जो मेटल्स होती हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। नॉन मेटल भी कुछ सॉलिड होती हैं, मेटलॉइड्स भी कुछ सॉलिड होते हैं। तो इसकी एक फिक्स डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स के अंदर, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो पॉइंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। नोट कर सकते हैं बेटा आप सब लोग साथ साथ सारी चीजों को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेटल की। फाइन, उस स्केल को हम लोग फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, जो स्केल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये भी शेयर किया था आप सब लोगों के साथ कि एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन या तो गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, स्थायित्व प्राप्त कर लें, फिर वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं और देते भी हैं। और जब इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो एलिमेंट के ऊपर प्लस का चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये इसके लिए बताता है कि लगभग मैंने बताया था कि 118 एलिमेंट है इस नेचर में। 118 एलिमेंट्स में से जिन जिन एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जिन जिन एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें मेटल्स बोलते हैं। ये सीधा ध्यान रखिएगा कि 118 एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और ऐसा करने के बाद वो अपने ऊपर कुछ चार्ज ले लेते हैं। तो
तो जिन जिन एलिमेंट्स के ऊपर प्लस के चार्ज आते हैं उन्हें हम लोग मेटल कहते हैं। और प्लस के चार्ज उनके ऊपर आए क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले होंगे। तो ऐसा करने के लिए उनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं। और अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप देखते हैं कि प्लस का चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो आप लोगों को समझ लेना है कि वो क्या कहलाएगा, वो मेटल कहलाएगा। सीधा सीधा, और कोई जवाब नहीं है इसका। 118 एलिमेंट में से जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिन एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हें हम लोग नॉन मेटल्स बोलेंगे। नॉन मेटल्स बोलेंगे। तो जिन एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है कि नेगेटिव उनके ऊपर इसलिए है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, किसी से इलेक्ट्रॉन लिए थे। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। और जब भी आप किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो आपको समझ लेना है कि वो क्या है? नॉन मेटल्स है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले क्या हो गए? मेटल्स। नेगेटिव चार्ज वाले क्या हो गए? नॉन मेटल, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया। मैं यहां लिख भी देता हूं, लूज द इलेक्ट्रॉन। ये अपनी बाहर वाली शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ये वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। गेन द इलेक्ट्रॉन्स, गेन द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, इन 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं। वो दोनों काम करते हैं। तो इस लिहाज से उनके ऊपर कभी कभी आपको पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है, उनके ऊपर कभी कभी आपको नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे एलिमेंट, उनकी संख्या थोड़ा कम है, तो ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर दोनों चार्ज होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। तो ये नॉर्मल स्थिति में जब रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जब रहते हैं, तो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर इनकी फिजिकल कंडीशन में कुछ चेंज कर दिया जाए तो कभी कभी ये मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, ऐसा समझ लेना है। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सारे के सारे मेटल हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, जिनके ऊपर दोनों चार्ज होते हैं वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं, और जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं पीरियोडिक टेबल में, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके ऊपर एक भी चार्ज नहीं होता। ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं भाई साहब, ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, चुप बैठे रहते हैं, वो कोई भी काम नहीं करते। तो ऐसे एलिमेंट को जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं, ऐसो को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसो को बोलते हैं हम लोग नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस, या इन्हें हम लोग इनएक्टिव गैस भी कहते हैं। इनएक्टिव गैस या इनएक्टिव एलिमेंट, इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट की तरफ होते हैं, जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ये एक स्केल है और इस स्केल के द्वारा हम आसानी से आप लोगों को समझा सकते हैं कि भैया जी कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन से नॉन मेटल है। ये तो आसान है। इस वाले स्केल को एक बार बना लीजिए आप, थोड़ा सा आसान रहेगा आप लोगों के लिए समझना भी। यस, सो अब इसके हम लोग कोशिश करते हैं कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, जो भौतिक गुण है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल से। मेटल से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मेटल से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सारा का सारा। So, ये इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। यहाँ एक हेडिंग बना सकते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के बारे में इतनी तो जानकारी आप लोगों ने पता कर ली है।
कि जितनी भी धातुएं होती हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपने ऊपर प्लस का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, जिसे हम लोग विद्युत धनात्मक भी कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। सो मेटल्स के बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लगभग मैंने 10 प्रॉपर्टीज लिखी हैं। ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आएगा व्हाट इज मेटल, एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इनको एक बार समझ लेंगे तो अपनी लैंग्वेज में आसानी से बोर्ड एग्जाम में आप इसको बना सकते हैं, लिख कर आ सकते हैं, और रटना नहीं है कुछ भी, मैं पहले वाली वीडियो में बता रहा था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब यहां पर क्या है, लस्टर को हम लोग कहते हैं चमक। लस्टर को हम लोग यहां पर एक वर्ड से डिनोट करते हैं चमक, और मेटेलिक का मतलब होता है धात्विक चमक, कि धातु के अंदर एक या मेटल के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। हम जब नॉन मेटल की बात करेंगे तो उसमें चमक नहीं पाएंगे। एक मेटल है आप लोगों के पास, तो उसको जब देखेंगे हम तो एक अलग तरह की उसमें चमक आएगी, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। तो ये तो गोल्ड सिल्वर तो आप जानते ही हैं, इनमें एक अलग चमक होती है, अट्रैक्टिव चमक होती है। लेकिन इसके अलावा लोहा है, कॉपर है, इनमें भी एक अलग चमक होती है। अब लोहा आप लोग कहते हैं कि लोहा तो भैया जी पड़ा हुआ है, रफ हो गया, ऊपर से खुरदरा हो गया। वो जो कंडीशन होती है कि लोहा बाहर हवा में पड़ा हुआ है तो वो कोरोजन होता है, संक्षारण होता है, कि लोहे पर जंग लग जाता है, वो कंडीशन अलग है। लेकिन लोहे पर जंग लगने के बाद भी जब आप लोहे को बीच में से काट देंगे तो अंदर से देखेंगे कि उसकी चमक बरकरार रहेगी, विशेष चमक पाई जाती है। तो हम लोग जब भी इस हेडिंग में कुछ भी लिखेंगे तो हम बताते हैं कि अगर मेटल को हम लोग बीच में से काट दें तो काटने के बाद उसमें विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है। और अगर नहीं भी काट रहे हैं, नई की नई धातु है, नई की नई मेटल है, गोल्ड का एग्जांपल बताया, सिल्वर का बताया, प्लेटिनम का बताया, तो हम लोग यही बताते हैं कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके अंदर अपनी एक चमक होती है, अ स्पेशल काइंड ऑफ लस्टर, अ स्पेशल काइंड ऑफ शाइनिंग। और हम लोग कह सकते हैं कि मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनिंग सरफेस होती है। तो इस वाले पॉइंट को आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जब आप बोर्ड एग्जाम में या किसी टेस्ट में या किसी एग्जाम में इसको लिखते हैं। लस्टर मतलब क्या होता है, चमक होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है सॉरी, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का जो मतलब होता है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। आप साथ साथ हिंदी भी समझते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो या इसके बाद आती है थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। तो मेटल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर मेटल के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की कोशिश करें, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो करा लेते हैं। वैसे तो डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगी, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, बेटा कौन बताएगा? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? हम लोग ज्यादातर बताते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर हम लोग बच्चों को यही बताते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से इस मेटल के अंदर फ्लो हो जाते हैं। कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, उसके एक सिरे पर आप इलेक्ट्रिसिटी का वायर टच कर दीजिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर दूसरे वाले कॉर्नर पर पहुंच जाएगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कराने की कोशिश करें तो फ्लो हो जाएगी। जैसे लोहे का तार है, कॉपर का तार है, मेटल से बना हुआ कोई भी तार है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी वाले स्विच में लगाइए तो एक सिरा स्विच में लगाइए, दूसरे वाले सिरे तक अपने आप करंट फ्लो हो जाएगा बहुत आसानी से। तो इस हेडिंग को हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली होती है, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। इसके बाद अगली हेडिंग है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? थर्मल को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा। ऊष्मा मतलब हीट। तो मतलब एक लोहे का सरिया लेना है, ये तो प्लास्टिक है, अगर ये लोहे का कोई सरिया है, लोहे का कोई टुकड़ा है, इसको यहाँ से इस वाले सिरे से गर्म करना शुरू कीजिए तो वो धीरे 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 सारा का सारा जो टुकड़ा है वो गर्म हो जाएगा।
लेकिन शर्त यह है कि वो मेटल होना चाहिए, लोहे का हो, कॉपर का हो, चांदी का हो, सोने का हो, मेटल का बना होना चाहिए। कोई टुकड़ा है, कोई छड़ है, रोड है कोई, उसको एक सिरे से गर्म करना शुरू कीजिए, वो धीरे 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 सारी रोड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि लोहे के सरिये को, मेटल को आप एक तरफ से गर्म करना शुरू करेंगे तो वो धीरे 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 दूसरे वाले सिरे पर भी वो हीट जो है पहुंच जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। मतलब मेटल जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी वाले होते हैं। मेटल के अंदर हीट जो है वो फ्लो हो जाती है। तो इन दोनों हेडिंगों को हम लोग एक साथ भी पढ़ सकते थे, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, तो कोई बात नहीं, अलग अलग देख लेते हैं। अगली हेडिंग है बेटा मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में एक बार देख लेते हैं। बड़ा टिपिकल वर्ड है वैसे तो हिंदी वाला। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय, अरे भैया इससे अच्छा तो जो है इंग्लिश का ही वर्ड है। सब आघात वर्धनीय का क्या मतलब है कि अगर आप किसी मेटल को हथौड़े से बहुत तेज तेज से पीटेंगे, हथौड़े से पीटने पर क्या होगा कि वो फैलती हुई चली जाएगी। आघात वर्धनीय का क्या मतलब होता है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, अगर आप उनको किसी हथौड़े से, किसी मशीन से पीटते हैं जोर जोर से, तो वो धीरे 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 उनका आकार क्या होता चला जाता है, फैलता चला जाता है। मतलब हम मेटल्स को पतली चादर में, पतली लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलेबिलिटी का मतलब ये है। मैलेबिलिटी मतलब कि मेटल्स को आप किसी हथौड़े से या किसी मशीन से चोट पहुंचाकर, ठोककर, पीटकर क्या कर सकते हैं, पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ज्यादा नहीं मतलब समझना है इसके बारे में। मैलेबिलिटी का मतलब ये है, मैलेबल हो जाती है, हथौड़े से पीटने पर फैल जाती है, पतली चादर में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं भैया जी, आप इसको साथ साथ एक बार देख लीजिएगा। यस, उसके बाद है भैया जी ये डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तन्यता। तन्यता बोलते हैं भैया जी, तन्यता। जैसे अब यहां समझिए कि ये तो प्लास्टिक का बना हुआ है। आज इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर अगर हम इसको खींचे, बीच में से गर्म कर रहे हैं, खींचे तो थोड़ी देर तो खींचेगा फिर टूट जाएगा। प्लास्टिक है, गर्म करने पर पिघल जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन क्या अगर ये लोहा होता, कॉपर होता, और अगर हम इसे गर्म करके खींचते तो फिर क्या होता, ये टूटता नहीं, ये बिल्कुल नहीं टूटता। डक्टिलिटी का मतलब है कि हम किसी मशीन से, किसी प्रेशर से गर्म करने के बाद हम लोग मेटल के क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। भाई साहब पतले पतले तार बना सकते हैं, बहुत लंबे बना सकते हैं तार। तन्यता का मतलब ये है, डक्टिलिटी का मतलब ये है। बहुत ही आसान है समझना। तो मैलेबिलिटी का मतलब है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर, मशीन से ठोक कर, पीटकर हम लोग क्या बना सकते हैं, उसको पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे टिन की चादर बनती है, देखते हैं ना, लोहे की बहुत बड़ी बड़ी चादर बनी हुई है, ट्रक की शीट बनी हुई है, गाड़ियों की शीट बनाई जाती है, तो मशीन से हम लोग मेटल को ठोक पीट कर बना देते हैं। तन्यता का मतलब है कॉपर का तार बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, किसी और मेटल का बना हुआ है, तो इसे कहते हैं हम लोग तन्यता। कि धातुओं को खींचकर, मशीन से खींचो या कैसे भी खींचकर हम लोग क्या बना सकते हैं, उसके तार बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल बताते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी वाली जो मेटल होती है, सबसे ज्यादा जो तन्यता होती है, वो गोल्ड में होती है। गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी, गोल्ड का फॉर्मूला होता है AU। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 10 ग्राम गोल्ड से, 10 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा एक तार बना सकते हैं। तार भाई साहब इतना भारी तो खैर नहीं होगा, क्योंकि 10 ग्राम होता ही कितना है, 10 ग्राम मतलब 1 तोला। तो 10 ग्राम सोने से, गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये तो बहुत लंबा तार खींच गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेटल होती है, वो सबसे ज्यादा जो तन्य है, सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी वाली मेटल है, वो कौन सी है भैया जी, गोल्ड है। मतलब 10 ग्राम सोने में, 1 तोला सोने में हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग डक्टिलिटी। हार्डनेस का तो है भैया जी, हार्डनेस तो वैसे ये प्लास्टिक भी है, नॉन मेटल भी हार्डनेस है, पर इस वाली हेडिंग को हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। हार्डनेस कि जितनी भी मेटल होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, वो कठोर होती हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, चिपकी रहती हैं, सॉलिड होती हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं जितनी भी मेटल है वो ज्यादातर क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, इसलिए कठोरता। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं। उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब क्या होता है भैया जी, मेल्ट मतलब होता है गलना, किसी भी चीज को गलाना। गर्म कर देंगे, पिघल जाएगा भाई साहब, गल जाएगा। और बॉइल मतलब क्या होता है, बॉइल मतलब होता है उबलना। बॉइल मतलब क्या होता है, उबलना। गर्म करेंगे, पहले तो वेप्योर बनेंगी बहुत सारी, तो वेप्योर बनने के बाद धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा।
तो यहाँ ये वाली हेडिंग जो है मेटल के बारे में क्यों बताई गई कि भाई बताइए कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पॉइंट का मतलब क्या है कि कितने टेम्परेचर पर ये गलना शुरू हो जाते हैं और कितने टेम्परेचर पर ये उबलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि पानी, जल जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है भैया जी, यहां लिख लेते हैं कि जो वाटर होता है वो लगभग क्या कंफर्म है भैया जी, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है। ये जो सेल्सियस है, कहीं कहीं पर आपने केल्विन लिखा देखा होगा, कहीं कहीं पर आपने फ़ारेनहाइट लिखा देखा होगा। तो टेम्परेचर के ये थर्मामीटर हैं जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का। उसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि टेम्परेचर क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं। लेकिन वाटर जो है कितने डिग्री पर उबल रहा है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। तो यहां बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। वैसे तो मेटल तो बहुत सारी है भैया जी, तो सभी मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा कि कितने टेम्परेचर पर ये गलना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई मेटल मान के चलो 100 डिग्री पर गलना शुरू होगी, उबलेगी नहीं, गलना शुरू होगी। और कोई मेटल 200 पर, 300 पर, 400 पर। लोहा तो बड़ा कठोर होता है भैया जी, लोहा बड़ा हार्ड होता है, तो कहते हैं कि वो गलना शुरू होता है 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही उबलेगा तो बहुत बाद में, पहले तो वो गलेगा, गलने के बाद वो लिक्विड में चेंज होगा। मतलब जो सॉलिड है जब गर्म करेंगे तो पहले वो लिक्विड में चेंज होगा, फिर बाद में वो उबलेगा भाई साहब। तो ये पॉइंट ये कहता है कि मेटल के बारे में बताओ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मेटल क्या होती है भैया जी, बहुत हार्ड होती है, सॉलिड स्टेट में है सारी की सारी। तो अगर हम इन्हें मेल्ट करना चाहते हैं, इन्हें गलाना चाहते हैं, तो हमें ज्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और उबालने के लिए तो और भी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो इस पॉइंट में हम लोग ये लिखते हैं कि मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए मेटल मेल्ट और ए मेटल बॉइल। तो वो कौन सा टेम्परेचर है उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल का जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा, साउंड के बारे में बात करते हैं भैया जी। साउंड का मतलब क्या होता है, एक आवाज है। साउंड को हम लोग, हिंदी का तो बड़ा टिपिकल है इसका, हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग क्या, ध्वनि बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं ध्वनि, आवाज। जैसे आपने देखी होगी स्कूल में लगी हुई घंटी, हथौड़े से बजाते हैं तेज तेज, तो एक बार बोला टन तो बड़ी दूर तक आवाज जाती है उसकी। तो हथौड़ा लोहे का है, लोहे की घंटी बनी हुई है, या कॉपर की, तांबे की घंटी बनी हुई होती है, लकड़ी से बजा देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मेटल के अंदर एक विशेष प्रकार की जो है आवाज, ध्वनि उत्पन्न होती है। हम इस वाली हेडिंग को कभी कभी सोनोरस भी कहते हैं, एक विशेष प्रकार की ध्वनि। घंटी बजी है तो काफी दूर तक उसकी आवाज जा रही है। तो मेटल जो होते हैं जब ये आपस में टकराते हैं तो इनमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है, जो काफी लंबे दूर तक चली जाती है। और ये तो आपको पता ही है कि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम, किसी चैनल की जरूरत होती है। तो भैया हवा तो जरूर होनी चाहिए, आवाज जब ही जाएगी दूर तक, राइट। वैक्यूम नहीं होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग भैया जी यहाँ पर हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलयता। किसी चीज का किसी में घुलना, विलयता। तो भैया जी विलयता, जैसे चीनी हमने पानी में घोल दी तो हमने कह दिया कि चीनी घुल गई पानी में। चीनी विलय है किसके अंदर, चीनी घुलनशील है, विलय है किसमें, पानी में। लेकिन क्या मेटल घुल सकता है? तो ऐसा हम मानते हैं और जानते भी हैं, और है भी ऐसा कि जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, जो लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं, उसके अंदर ये मेटल बिल्कुल नहीं घुलते भाई साहब, बिल्कुल नहीं घुलेंगे। उसके बाद है ब्रिटलनेस, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है, हिंदी वाला वर्ड तो इसका थोड़ा सा अलग है। हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं भंगुरता। अब भाई साहब आप एक कांच ले लीजिए और कांच पर एक हल्का सा चोट मारिए तो पूरा चटक जाएगा, पूरा टूट जाएगा, है ना। और मतलब मेटल ले लीजिए आप, मेटल पर हथौड़ा मारिए दबाकर, वो पूरा नहीं टूटेगा। मैंने बताया था मेलेबल, कि अगर आप मेटल पर अगर चोट मारेंगे किसी भारी चीज से, हथौड़े से, मशीन से, तो वो चटक नहीं जाएगा, अलग अलग भागों में नहीं टूटेगा, वो क्या हो जाएगा, वो फैलना शुरू हो जाएगा। वो मेलेबल है,
ना कि वो ब्रिटलनेस है कि आप कितनी भी चोट मार लीजिए मेटल के ऊपर, वो अलग अलग भागों में चटकेगा नहीं, दरार नहीं आएगी, टूटेगा नहीं। फाइन। लोहे का जो मैंने लोहे का एग्जांपल दिया अभी इसमें मैलेबल में, लेकिन कांच का एग्जांपल, कांच पर अगर हल्की चीज टकरा जाती है, गिर जाती है, तो कांच जो है बिखर जाता है, पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसे कहते हैं ब्रिटलनेस। लेकिन ब्रिटलनेस जो है ना मेटल्स में बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये जो पॉइंट है जितने भी, आप सारे के सारे को एक बार नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही आसान है यार। तो नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, मेटेलिक लस्टर, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस और बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की। तो मेटल के बारे में जो भी पूछा जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, और प्लस का चार्ज उनके ऊपर आता है जो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। एक दो अपवाद भी हैं, एक्सेप्शनल केस भी हैं जो मेटल के अंदर पाए जाते हैं। मैं सारे बता रहा हूँ कि सारी की सारी मेटल जो है कठोर होती है, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल है मरकरी का, है ना। तो मरकरी का फॉर्मूला Hg है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है लेकिन है मेटल कंडीशन में। और नोट तो बेटा हो ही गया होगा सारा का सारा है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस वाली वीडियो को, इस वाले टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे उनका भी फायदा हो, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और आप जो बच्चे नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर करें। और अगर कोई पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ आप एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं आने वाली वीडियो के शुरू में या लास्ट में कहीं पर भी उस वाली चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।